नमस्कार, सलाम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सार स्क्वायर की बिज़नेस क्लासेस। पिछले 4 वीडियोस में मैंने आपको आरपीए का इंट्रोडक्शन दिया। आरपीए क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इन सब के बारे में बताया। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चारों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आज हमारा पार्ट 5 है। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट आरपीए इनटू एन एंटरप्राइजेस। तो इंटरप्राइजेस में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है, स्टेप्स कैसे हैं हमारे, और किस तरह से कंपनी को फ़ायदा मिलेगा इससे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो टेक इंडस्ट्री, जो टेक्निकल इंडस्ट्री है, आजकल हर कंपनी में लोग लैपटॉप्स यूज़ करते हैं या फिर डेटा सर्वर्स यूज़ करते हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए। तो टेक्निकल इंडस्ट्री अब कोई एक अकेली टेक्निकल इंडस्ट्री नहीं बची, हर इंडस्ट्री एक टेक्निकल इंडस्ट्री बन चुकी है। तो जब हम आरपीए की बात करते हैं तो इसमें एक आरपीए में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे काम को खुद मैनेज करके और आपको प्रॉफिट तो देगा ही देगा, साथ में आपकी जो प्रोडक्शन रहेगा वो आपका बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन भी आपका बढ़ेगा, आपकी जो चैलेंजेस हैं, आपके जो वर्क फ्लो के चैलेंजेस हैं, जो आपका रिपीटेटिव टास्क है, वो टास्क बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रीमलाइन करते हैं वर्क फ्लो को। हमें ये समझना होता है कि किस जगह अगर हम 10 स्टेप है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अगर 10 स्टेप्स होते हैं तो उन 10 स्टेप्स को हमें समझना पड़ेगा। उन 10 स्टेप्स में से हम किस स्टेप्स पे, मान के चलिए 1 2 3 4 करके 10 स्टेप हैं, और उनमें से जो 5वां 6वां 7वां स्टेप है, इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जहाँ पे जो रेपिटेटिव टास्क आता है या कुछ ऐसा टास्क आता है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए टीडियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा टायरिंग टास्क हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें पूरा एक वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा, हमें स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा पूरा वर्क फ्लो, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस जगह आरपीए को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, खासतौर से जो रेपिटेटिव टास्क या फिर जो टीडियस टास्क होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आरपीए के ड्राइवर्स। तो आरपीए के ड्राइवर्स क्या क्या है। पहला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड कंटिन्यूस ग्रोथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर मैं कुछ स्टेप्स को ऑटोमेट कर देता हूँ, अगर आरपीए इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। उस टाइम में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, हम मार्केट से ज़्यादा काम कर सकते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारे पास बहुत अच्छी हो जाती है आरपीए इम्प्लीमेंट करने के बाद। सेकेंडली जो मैंने बताया वो है कंटिन्यूस ग्रोथ। तो कंटिन्यूस ग्रोथ भी जैसे जैसे आपके पास काम ज़्यादा आता जाएगा, आप ग्रो करते जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिटी में एक काम करता हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि मान के चलिए कोई बैंक है और उस बैंक में फॉर्म्स वगैरह प्रोसेस हो रहे हैं, और वो फॉर्म्स वगैरह प्रोसेस करने में हमें जो टाइम लगता है वो हम एक दिन में 10 फॉर्म ही प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोसेसिंग को ऑटोमेट कर देते हैं तो हम 10 की जगह 20 की जगह 50 या फिर ज़्यादा फॉर्म्स प्रोसेस कर सकते हैं। उस सिटी के अंदर का मार्केट तो हमारा हो ही जाएगा, लेकिन हम उसको आगे ही बढ़ा सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेबिलिटी। तो हम लोग अपना बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। अगला ड्राइवर है हमारा लेबर का। तो जैसे आजकल आपको पता है कि हमें स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है, और आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि हम जिस जगह बैठे हैं हमें उसी जगह लेबर से काम कराना है। लोगों ने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है काम। तो मान के चलिए हमारे पास अगर एक एचआर डिपार्टमेंट है, तो हम एचआर, हो सकता है मेरी जो एचआर है वो मेरे कंपनीज़ की जो सारी पॉलिसीज़ वगैरह देख रही है, वो किसी दूसरी कंट्री में बैठी हुई है। तो ये जो कॉस्ट सेविंग है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो एचआर जो दूसरी कंपनी में बैठी हुई है, उसने आउटसोर्सिंग के काम लिए हुए, उसने मुझसे भी काम लिया हुआ है, किसी दूसरे बंदे से भी काम लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट सेविंग्स आती है, जो हमारी आउटसोर्सिंग एडवांटेजेस आते हैं, वो आरपीए से बढ़ जाते हैं। तीसरा हमारा है चैलेंजेस फेस्ड बाय द बीपीओ इंडस्ट्री। बीपीओ इंडस्ट्री आपको मालूम है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की जो इंडस्ट्री है। बीपीओ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, हमारे कितने जो प्रोसेस होते हैं उनकी गवर्नेंस पे ध्यान दिया जाता है। हमारा जो बजट होता है बहुत लिमिटेड होता है। हमारे एम्प्लॉयज़ की जो हेल्थ कंसर्न्स होती है वो, क्योंकि हमारे पास जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं एक काम करने के लिए, जो कि हमने आउटसोर्स किया हुआ है किसी कंपनी से, जो कि किसी दूसरे देश की कंपनी है, अगर वो 10 एम्प्लॉयज़ रोज़ आके हमारे पास काम करते हैं, उनमें से अगर 2 बंदे बीमार पड़ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हमारा काम कम रुक जाता है, या फिर हमारा काम पूरा नहीं हो पाता। ये वाले जो बेनिफिट्स हैं, ये भी आरपीए की वजह से आपको, मतलब एक बीपीओ इंडस्ट्री में ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। उसके बाद आता है कस्टमर एट्रिशन का। अगर हम अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देते रहें,
और हमें उनसे जो फीडबैक है वो अच्छा मिलता रहे, तो हमें उनसे काम मिलता रहता है। जब हम आरपीए इम्प्लीमेंट करते थे तो हमारे पास एरर्स की मिनिमल चांसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एरर्स नहीं, रोबोट्स जो होते हैं, जो बोट्स होते हैं, वो एरर्स नहीं करते हैं, तो हमारा कस्टमर एट्रिशन रेट्स कम हो जाता है। चौथा है हमारा आईटी चेंजेस। तो हमें आईटी जो हमारे कंपनी में जो आईटी चल रहा है, मतलब जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स में, उनमें चेंजेस होते हैं। मल्टीपल सिस्टम्स, मल्टीपल प्रोसेसेस में चेंज होते हैं, और ये चेंजेस जो होते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। पाँचवा है हमारा एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर हम एक एम्प्लॉय को बार बार एक ही काम कराते रहते हैं, तो वो बंदा उस चीज़ से बोर हो जाता है और उस बंदे को लगता है कि अब मुझे दूसरा काम करना है। तो अगर हमारे पास, हम उसको दूसरा काम नहीं दे पाते क्योंकि वो उन स्किल्स में ही अच्छा है, तो हमारा एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला जाता है। तो हम जब आरपीए इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उन एम्प्लॉयज़ को क्रॉस ट्रेन कर सकते हैं हाई वैल्यू टास्क के लिए, और उनको नया टास्क या नया काम दे सकते हैं, जिससे कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, एम्प्लॉय की ग्रोथ बढ़ जाती है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग्स वगैरह बढ़ जाती हैं, और हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है कि हम उन एम्प्लॉयज़ को नए काम के लिए यूज़ कर सकें। तो ये हमारे आरपीए के ड्राइवर्स थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि 6 स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग आरपीए इनटू एन एंटरप्राइज। तो पहला स्टेप है दैट इज़ आइडेंटिफाइंग बिजनेस प्रोसेसेस टू ऑटोमेट। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं एक बिज़नेस के लिए, तो उनमें से जब तक हम ये पता नहीं करेंगे कि हमें कौन सा, पहले तो हमें सारे स्टेप्स समझने पड़ेंगे। उसमें से फिर 5, अगर 1 से 10 तक स्टेप्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से 5वां 6वां 7वां और 8वां, ये 4 स्टेप्स को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि हमें बिज़नेस प्रोसेस समझनी पड़ेगी, और वो स्टेप्स या वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और उन चीज़ों को पॉइंट आउट करना पड़ेगा जिनको हम ऑटोमेट करना चाहते हैं। दूसरा होता है हमें डिसाइड करना है कि हम इसमें ऑटोनोमस बोट्स लगाएंगे या फिर हम इसमें अटेंडेड बोट्स लगाएंगे। ऑटोनोमस और अटेंडेड बोट्स को मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पुराने वीडियो से देख सकते हैं। तीसरा स्टेप आता है हमारा बिल्डिंग एन आरपीए आरपीए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तो आरपीए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट क्या होता है? आरपीए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होता है कि हमारे जो अभी ऑनगोइंग वर्क है वो हमारा टेक्नोलॉजी के साथ कितना फ्रेंडली हो सकता है। जो हम आरपीए को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो टेक्नोलॉजी फिजिबल होगा उस काम के लिए या नहीं, तो हमें एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाना पड़ता है। तीसरा पार्ट हो गया प्रूफ ऑफ कंसेप्ट का। चौथा है हमारा सीओई, बिल्डिंग अ सीओई, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वी चेक कि हमारी जो बोर्ड्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी यूटिलिटीज़ क्या क्या है, कितने और जो पहले एम्प्लॉयज़ कर रहे थे उनका यूटिलाइजेशन कितना था और इनका यूटिलाइजेशन कितना है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं ये। और उसके बाद हमारा आता है चेंज मैनेजमेंट। तो जब हम बोर्ड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी साइकिल पे, उस जगह के जो लोग हैं उन लोगों का क्या करना है, उनको किस जगह दूसरा कौन सा काम देना है। तो ये जो चेंज होगा मैनेजमेंट साइकिल के अंदर, कि वो जो पहले लोग वहाँ काम कर रहे थे वो किसी एक बंदे को रिपोर्ट करते थे, अब वो लोग वहाँ काम नहीं करेंगे, तो उनका क्या करना है, तो चेंज मैनेजमेंट हो गया। और उसके बाद आता है कि फाइनल टेक अवेज क्या है इम्प्लीमेंट करने के, आरपीए इम्प्लीमेंट करने के बाद जो फाइनल टेक अवेज क्या है। तो हम एक एक करके सब चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो जो पहला है वो है आइडेंटिफाइंग बिजनेस प्रोसेस टू ऑटोमेट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने स्टेप्स हैं उन स्टेप्स में से हमें निकालना पड़ेगा कि हम किस किस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं, कौन कौन से जो टीडियस टास्क हैं, जो रिपीटेटिव टास्क हैं, उनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, पहले हम वो निकालते हैं। दूसरा जो हमारा आता है कि हमें अटेंडेड ऑटोमेशन, अटेंडेड बोट्स चाहिए या फिर अनअटेंडेड बोट्स चाहिए। अटेंडेड बोट्स और अनअटेंडेड बोट्स को मैं एक बार थोड़ा सा फिर से समझा दूँ, तो अटेंडेड बोट्स वो होते हैं जिनमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, अनअटेंडेड बोट्स या ऑटोनोमस बोट्स वो होते हैं जो कि सेल्फ ट्रिगर्ड होते हैं या फिर किसी दूसरे बोट के थ्रू ट्रिगर होते हैं। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, अटेंडेड या फिर अनअटेंडेड या ऑटोनोमस बोट्स। चौथा हमारा पार्ट है बिल्ड एन आरपीए प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पे हम ये देखते हैं कि हमारी जो जिस काम को हम ऑटोमेट करना चाहते हैं वो कितना टेक्नोलॉजी फिजिबल है, उसको आरपीए इम्प्लीमेंट करने के बाद टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसको हम लोग प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पे देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है बिल्डिंग एन सीओई विच इज़ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बोर्ड्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, देखिए एक बोर्ड इम्प्लीमेंट नहीं होता है, काफ़ी सारे बोर्ड्स इम्प्लीमेंट होते हैं। हमें उन बोर्ड्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो वो जो इंटीग्रेशन है वो हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आती है। हमारी जो यूटिलाइजेशन है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक बोर्ड हो वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो काम करने के लिए, तो ये सब कुछ हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में देखते हैं। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो मेंटेनेंस आएगी, जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, और
जो बोट्स बने हैं, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे बोट्स होते हैं या फिर 3-4 बोट्स अलग अलग हैं जिनको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद, तो उन सारे बोट्स को बनाने वाले लोग अलग अलग होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग करने वाले लोग अलग होते हैं। तो उनने किस कंसेप्ट पे वो बनाया हुआ है उसको हम लोग एक जगह लेकर आते हैं और फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे। उसके बाद हमारा आता है चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट पे हम देखते हैं कि जब हमारा बोट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब हमारा आरपीए इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो वो जो लोग पहले उस टीम में जो लोग काम करते थे जिसको हमने ऑटोमेट कर दिया है, उस टीम को चेंज करेंगे, क्योंकि वो तो काम सारा बोट्स करेंगे। उन लोगों को क्या करना है, उनको हमें किस जगह डिप्लॉय करना है, कौन से किस काम के लिए या फिर किस डिपार्टमेंट में या फिर किस काम के लिए उनको क्रॉस ट्रेन करना है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो, अगर हमारा जो बोट हम इनिशिएट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर वो हमारा अटेंडेड बोट है, तो उनमें से ही वो लोग होंगे जो कि उस बोट को ट्रिगर करेंगे, स्टार्ट करेंगे काम करने के लिए। तो चेंज मैनेजमेंट का ये होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे काम में लग जाएंगे या फिर बिजनेस एक्सीलेंस में काम करना शुरू कर देंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट चेंज मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा आता है टू इंश्योर कि हमें बेस्ट क्या मिला आरपीए इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो हम देखते हैं कि हमारी यूटिलाइजेशन कितनी बढ़ी, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, हमारा अट्रिशन रेट कितना कम हुआ, हमारी स्केलेबिलिटी कितनी बढ़ी। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं आरपीए इम्प्लीमेंट करने के बाद, जो हमारी जो टेक अवेज होते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग आरपीए। तो ये 6 स्टेप्स हो गए आपके, जो कि आपको इम्प्लीमेंट करने से पहले सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और इन स्टेप्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ आरपीए टूल्स और उनकी चेकलिस्ट। तो जो पहला है वो है फर्स्ट जनरेशन बोट्स। तो फर्स्ट जनरेशन बोट्स वो हैं या फिर वो थे जो कि प्रोग्रामेबल बोट्स थे, जिनको इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। जो डेवलपर्स प्रोग्राम्स बनाते हैं और उन बोट्स को इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे होते हैं कॉग्निटिव, या फिर इनको हम और भी कहते हैं कि इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड रोबोट्स। तो इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड रोबोट्स वो होते हैं जो कि नेचुरल लैंग्वेजेस को समझ लेते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग होती है, जैसे मान के लिए इमेज रिकग्नाइजेशन। जैसे अगर मैं अपना फेस स्कैन करता हूँ और कहीं सेव कर देता हूँ और किसी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम लगा देता हूँ, तो जब मैं आऊँगा वो मेरा फेस स्कैन करेगा। तो दैट इज़ इमेज रिकग्नाइजेशन सिस्टम, जो कि हमारा आता है इंटेलिजेंट ऑटोमेशंस में। इसमें आती है इसमें मशीन लर्निंग भी आती है कि हम लोग मशीन्स को सिखा देते हैं। ये बोट्स जो हैं ये काम कर लेते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ, एफिशिएंट होते हैं डिसीजन मेकिंग्स में। तो डिसीजन मेकिंग्स के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरा है वो है हमारा सेल्फ लर्निंग बोट्स। तो सेल्फ लर्निंग बोट्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के एक्शंस को देख देख कर सीखते हैं, उनकी प्रोसेस को समझते हैं, फिर वो टेक ओवर कर लेते हैं उन प्रोसेसेस को। तो ये सेल्फ लर्निंग बोट्स होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज आता है उन प्रोसेसेस में, तो फिर एक ह्यूमन इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस प्रोसेस में कोई चेंज आएगा तो हमें उस बोट को बताना पड़ेगा कि इस प्रोसेस में ये चेंज आया है। तो कोई भी नया इनपुट अगर आता है तो ह्यूमन की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है इन बोट्स को, जो सेल्फ लर्निंग बोट्स होते हैं। कंपनीज़ को आजकल क्या चाहिए, उनको इनोवेशंस चाहिए, उनको ग्रोथ चाहिए, उनको कॉस्ट कटिंग चाहिए, उनको सेविंग्स चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। और ये जो आरपीए जो बोट्स हैं ये सारा काम करते हैं। अब हम बात करते हैं आरपीए फोकस्ड वेंडर्स की। तो जो फर्स्ट वेव आई थी आरपीए फोकस्ड वेंडर्स की, वो आई थी सन 2000 में। सन 2000 में सेल्स और प्रोग्रेसिव प्रोसेसेस उन्होंने शुरू की। ब्लू प्रिज्म जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ काम करता है अभी, और यूआईपाथ जो कि फॉर्च्यून 10 कंपनीज़ के साथ काम करता है और टॉप 20 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ काम करता है। सेकेंड वेव ऑफ आरपीए आया सन 2010 में। ये लेके आए कॉग्निटिव या फिर हम जिनको इंटेलिजेंट बोट्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी एफिशिएंट थे। ये सेल्फ लर्निंग भी थे। इनका एग्जांपल है जैसे कि वर्क फ्यूजन। तो वर्क फ्यूजन टॉप 20 कंपनीज़ में फॉर्च्यून 10 कंपनीज़ में काम करते हैं। उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं आरपीए के लिए। बीपीओ प्रोवाइडर्स की अगर हम बात करें, तो बीपीओ प्रोवाइडर्स जो होते हैं जो किसी दूसरी कंपनी का काम ले के काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो डायरेक्टली काम करते हैं बड़े आरपीए वेंडर्स के साथ। तो आरपीए वेंडर्स उनके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जो कि उनके काम को आसान बनाते हैं। वो कंपनी से काम लेते हैं और आसानी से करते हैं। कंपनी फोकस करती है अपने बिज़नेस को और बढ़ाने में। अब हमें आरपीए के जो वेंडर्स अगर हम देखें, या फिर आरपीए के जो टूल जो है इस समय मार्केट में, उनको चूज़ करने के लिए हमें कुछ प्राइमरी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा।
एक्सटर्नल जो वेंडर्स जो हम लेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वालिटी वेंडर सपोर्ट कौन दे रहा है हमें, टेक्निकल क्राइटेरिया क्या है, आईटी सर्विसेज के साथ इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ईज़ ऑफ यूज़ कितना है, कितना ईजी है हमारे लिए यूज़ करना या हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ करना, टोटल कॉस्ट कितनी है, लाइसेंस फ़ीस कितनी है, सेटअप कॉस्ट कितनी है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिसको हम पहले ध्यान देंगे इन क्राइटेरियाज़ पे, इससे पहले कि हम अपने लिए कोई आरपीए वेंडर्स चूज़ करें। तो आरपीए जो टूल सिलेक्शंस है, उस टूल सिलेक्शंस में हमें कुछ पॉइंट्स पहले देखने पड़ेंगे। टूल सिलेक्शंस के लिए हमें देखना पड़ेंगे कुछ पॉइंट, जैसे कि स्केलेबिलिटी हो गया, एनालिटिक्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इंटीग्रेशंस हो गए, एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स हो गए, डिप्लॉयमेंट फीचर्स हो गए, इंटरफेस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं जिससे पहले कि हम अपने लिए कोई टूल सेलेक्ट करें। अब टूल्स के जो लिस्ट है टूल्स में, तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यूआई पाथ जो कि बेस्ट है टेक्नोलॉजी क्राइटेरिया में। अगर आप देखें ऑटोमेशन एनीवेयर है जो कि जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा मार्केट अगर किसी ऑटोमेशन टूल का है तो दैट इज़ ऑटोमेशन एनीवेयर। बहुत आसान है ये यूज़ करना और इसकी जो लर्निंग्स हैं वो बहुत इजी हैं, आदमी आसानी से इस चीज़ को समझ सकता है, सीख सकता है और इसको यूज़ करके बोट्स क्रिएट करके और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। ब्लू प्रिज्म बेस्ट रोबोट्स हैं गवर्नेंस के लिए, जहाँ पे हमें पॉलिसीज़ डेवलप करनी है, पॉलिसीज़ रन करनी है, डिप्लॉयमेंट फीचर्स हो गए, उसके लिए ब्लू प्रिज्म हो गया। तो गाइज़ मैंने आज आपको बताया कि आरपीए को हम लोग जब इंटरप्राइज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, हमें क्या क्या चीज़ों किन किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी हमें सारी लिस्ट तैयार करनी है। तो गाइज़ वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ मैं आपको, जो कि एक होटल की है, जहाँ पर जो रिसेप्शन का वर्क था, जो चेक इन चेकआउट्स था और जो कुछ इसमें कुछ चीज़ें जो उन्होंने ऑटोमेट की थी। तो जैसे आप जब जाते हैं किसी होटल में जाते हैं, आप चेक इन करते हैं तो आपके सामने एक कियोस्क होगा, कियोस्क एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे आप अपने हिसाब से आप अपना रूम चूज़ कर सकते हैं, अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं थ्रू कार्ड एंड थ्रू अदर पेमेंट मेथड्स। जब उसको आप कर देंगे तो आप जब रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, रिसेप्शन पे पहुंचने के बाद आपको एक डिजिटल की मिल जाती है, या फिर आपको एक कार्ड मिल जाता है जो कि वहाँ बैठा हुआ एक बोट आपको देता है। जो वो बोट है वो आपका, जो मैं डिजिटल की बात कर रहा हूँ, ये डिजिटल की होती है आपका फेस स्कैन हो जाता है। आपका फेस स्कैन होने के बाद जब आप अपने रूम में जाते हैं, आप अपने रूम के सामने खड़े होते हैं, तो जो वहाँ एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा आपके फेस को स्कैन करता है और आपका गेट खुल जाता है। यहाँ पे आपको की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर चले जाते हैं, आपको की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर आते हैं, आप जब चले जाते हैं बाहर और दोबारा जब अंदर आते हैं तो भी आपको वो आपका फेस रिकग्निशन। तो ये एक ऐसी केस स्टडी है जो कि होटल्स में यूज़ हो रही है, ये जापान में यूज़ हो रही है, जर्मनी में यूज़ हो रही है, काफ़ी सारे होटल्स हैं। जर्मनी में तो मैंने खुद इसको देखा है स्टुटगार्ट में, जहाँ पर ये चीज़ होती है, जहाँ पर रिसेप्शन पर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ आप जाएंगे, बाहर आपका एक कियोस्क लगा होगा, आपका गेट ही जब खुलेगा जब आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, या फिर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इंटरनेट पे आपने अपने होटल बुक किया हुआ है, तो उस पर जो आपको रेफरेंस नंबर मिला है, वो रेफरेंस नंबर ले जाके जब आप कियोस्क पर डालते हैं तो आपको डिटेल मिल जाती है, आपको एक छोटी सी स्लिप मिल जाती है जो कि आपकी पेमेंट रिसीट होती है, उस पर आपका रूम नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। या फिर अगर फेस रिकग्निशन सिस्टम नहीं है जिन होटल्स में अभी, तो वो जैसे ही आप कियोस्क पे अपना डिटेल्स भरते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपका एक कार्ड आ जाता है वहाँ से, एंड दैट कार्ड इज़ एक्चुअली अ सिक्योरिटी कार्ड या फिर अ की कार्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, गेट खोल के अंदर जा सकते हैं, आप रिसेप्शन पे जाएंगे या फिर आप अपने रूम में जाना चाहें। जब आप अपने रूम पे भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको चाबी नहीं मिलती है, वो एक जो एक की कार्ड होता है, वो की कार्ड आप लगाते हैं, उससे आप एक्सेस करके रूम के अंदर जा सकते हैं। तो the case study which is already been used in many hotels across the world। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको होटल्स की बता दी, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे आरपीए इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो गाइस आज मैंने आपको बताया कि आरपीए इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है एक इंटरप्राइज़ में, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने पड़ते हैं, किन किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, किस किस इंटीग्रेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें आरपीए को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है।
गाइस आज हमारा ये 5वां वीडियो है जहाँ पर हमने आपको पूरा आरपीए फ्रॉम स्टार्टिंग टू इम्प्लीमेंटेशन इन एंटरप्राइजेस पूरा आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा ऑटोमेशन एनीवेयर के बारे में। ऑटोमेशन एनीवेयर अगर आप सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न ऑटोमेशन एनीवेयर, आप अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, जिसमें मैं आपको अगले जो वीडियोज़ आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसकी वजह से। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट एंड स्टे सेफ, स्टे होम जितना हो सके। अगर आपको काम ज़्यादा नहीं है तो प्लीज़ बाहर मत निकलिए। दिस पेंडेमिक इज़ पैथेटिक। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।